नमस्कार। इतिहास क्या ये सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां हैं? नहीं, असल में इतिहास एक कहानी है और हर कहानी की तरह इसका भी एक लेखक होता है, एक नैरेटर। और मजे की बात यह है कि ये कहानी बार बार लिखी जाती है, बदली जाती है। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अतीत की कहानी आखिर उसे लिखा किसने और क्यों। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि इतिहास क्या है। क्या ये वो है जो सच में हुआ, या फिर ये वो कहानी है जो हमें सुनाई जाती है? देखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें बताएगा कि इतिहास की किताबें बनती कैसे हैं और सबसे बड़ी बात, वो बदलती क्यों रहती हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, ब्रिटिश राज के दौर में। क्योंकि भारत का मॉडर्न इतिहास लिखने की जो शुरुआत हुई ना, वो असल में अंग्रेज़ों ने की थी। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक जरूरतों के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसी दौर को देखते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स समाज पर राज कैसे किया जाए, यह आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के कानून और हाँ, यहाँ का इतिहास समझना ही था। मतलब उनके लिए हिस्ट्री कोई हॉबी नहीं थी, ये तो गवर्नेंस का, राज करने का एक जरूरी टूल था। तो ठीक है, देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उन्होंने एक कोड ऑफ जेंटू लॉज जैसे लीगल टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करवाया। क्यों? ताकि यहां पर रूल करना, एडमिनिस्टर करना आसान हो जाए। इसके बाद सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने इंडियन कल्चर और टेक्स्ट की सिस्टमैटिक स्टडी शुरू की। और फिर इस सब को मिलाकर विंसेंट स्मिथ जैसे हिस्टोरियंस ने एक पूरा नैरेटिव तैयार किया, जिसे हम कहते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का पहला सिस्टमैटिक इतिहास। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये जानकारी हमें सीधे सोर्स से मिलती है। ये हमें साफ साफ बताता है कि अंग्रेज़ों के जो शुरुआती काम थे, जैसे कि लीगल और रिलीजियस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन, वो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं थे। उनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल मकसद था, अपने शासन को, अपनी गवर्नेंस को आसान बनाना। तो इस कॉलोनियल नज़रिए से भारत की कैसी तस्वीर बनी? अच्छा, उनके हिसाब से प्राचीन भारत पॉलिटिकली हमेशा से टूटा हुआ था, डिसयूनाइटेड था। यहाँ का समाज एकदम ठहरा हुआ था, स्टैग्नेंट, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं होता था। रूलर्स कैसे थे? ऑटोक्रेटिक और डेस्पोटिक, मतलब निरंकुश। और सबसे बड़ी बात, उनका कहना था कि इंडिया में नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कभी था ही नहीं। और ये जो विचार है ना, ये इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं कि निचोड़ है। ये एक ऐसा नैरेटिव था, एक ऐसी कहानी थी जो ब्रिटिश रूल को सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि भारत के लिए एक तरह का वरदान बता रही थी। जैसे वो कह रहे हो कि हम यहाँ ऑर्डर लाने आए हैं, क्योंकि यहां तो हमेशा से अराजकता ही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इतिहास की कहानी को हमेशा चैलेंज किया जाता है, उसे दोबारा लिखा जाता है। तो इस कॉलोनियल नैरेटिव के जवाब में इंडियन स्कॉलर्स ने अपनी आवाज उठाई और एक बिल्कुल नई, एक काउंटर नैरेटिव लिखना शुरू किया। और यहां सोर्स हमें बताता है कि ये कैसे हुआ। आरजी भंडारकर जैसे इंडियन हिस्टोरियन सामने आए। कमाल की बात यह है कि उन्होंने भी उन्हीं पुराने सोर्सेस, उन्हीं संस्कृत और पाली टेक्स्ट को पढ़ा जिन्हें ब्रिटिश पढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने इसे एक नई नज़र से देखा, एक इंडियन नज़रिए से। और नतीजा, अतीत की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरकर सामने आई। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ कॉलोनियल व्यू जो कहता है कि भारत का अतीत डेस्पोटिज्म और स्टैग्नेशन से भरा था, और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट व्यू जो एक गोल्डन एज की बात करता है, जहां रिपब्लिक्स थे, सेल्फ रूल था और समाज बेहद डायनामिक था। ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल लड़ाई थी। और इस इंटेलेक्चुअल लड़ाई में एक बहुत बड़ा नाम है केपी जायसवाल का। उन्होंने कॉलोनियल नैरेटिव के सबसे मजबूत पिलर पर, यानी भारत में हमेशा से डेस्पोटिक रूल था, इस आइडिया पर सीधा अटैक किया। उनकी किताब हिंदू पॉलिटी जो 1924 में आई, एक तरह से गेम चेंजर थी। सोर्स भी यही बताता है। जायसवाल ने एंशिएंट टेक्स्ट से सबूत देकर यह साबित करने की कोशिश की कि भारत में रिपब्लिकन ट्रेडिशंस यानी गणतांत्रिक परंपराएं मौजूद थीं। ये कॉलोनियल कहानी की जड़ों पर एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये बहस सिर्फ कॉलोनियल बनाम नेशनलिस्ट तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद हिस्टोरियंस की एक नई जनरेशन आई और उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा कि क्या हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों के बारे में है? उन आम लोगों का क्या, जो खेतों में काम कर रहे थे, जो मार्केट्स में सामान बेच रहे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? इकोनॉमी कैसे काम करती थी?
इन सवालों ने, आप यकीन मानिए, हिस्ट्री को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और इन्हीं सवालों से एक तीसरे स्कूल ऑफ थॉट का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। ये राजाओं और लड़ाइयों पर फोकस करने के बजाय सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस को देखते थे। मतलब कि समाज में प्रोडक्शन कैसे होता है, क्लास स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों पर। और इस नई सोच के सबसे बड़े नाम थे डीडी कोसाम्बी। उनका पूरा फोकस किस पर था? इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साधनों पर, अलग अलग सोशल क्लासेस के बीच के रिश्तों पर, और इस बात पर कि कैसे मटेरियल चीज़ें जैसे कि खेती और ट्रेड हमारे कल्चर और रिलीजन को शेप देती हैं। और जैसा कि ये सोर्स हमें बताता है, कोसाम्बी की किताबों ने, जैसे कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रिसर्च की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। उन्होंने वाकई कमाल का काम किया। उन्होंने हिस्ट्री को राजाओं के दरबार से निकालकर आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि असली कहानी तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों में छिपी है। तो अब तक हमने इतिहास को देखने के 3 बड़े नजरिए देखें, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब पुरानी बहसों का आज क्या रेलेवेंस है? ये आज हमारे लिए मैटर क्यों करती हैं? देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। विंसेंट स्मिथ का कॉलोनियल व्यू, केपी जायसवाल का नेशनलिस्ट व्यू और डीडी कोसाम्बी का मार्क्सिस्ट व्यू, ये तीनों हमें एक ही पास्ट की 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। और शायद सच इन तीनों के बीच में कहीं है। जब हम इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को एक साथ रखकर देखते हैं, तब हमें एक ज्यादा कंप्लीट और गहरी समझ मिलती है। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास की ये बहसें सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं हैं, ये हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के बारे में हैं। हम अपने अतीत की जो कहानी बताते हैं, वही कहानी हमारी आज की पहचान बनाती है। ये इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर हिस्ट्री एक ऐसी कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है, जो कभी खत्म नहीं होती, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे समय में भारत के इतिहास के कौन से नए चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं और इन चैप्टर्स को लिख कौन रहा है।